वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। सो टुडे इज 27 ऑफ फेब। हम हिंदू न्यूज़पेपर के दिल्ली एडिशन को कवर कर रहे हैं। अब जैसा कि आज संडे है तो आज मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम लोग साइंस एंड टेक का जो सेक्शन है उसको हम पहले कवर करेंगे सो दैट वी कैन प्रायोरिटाइज दैट न्यूज़ एंड देन विल गो टू फ्रंट पेज एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आज। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, तो इसके छोटे से डिटेल्स हैं। आई विल elaborate this more after covering the newspaper analysis. Okay, जो हमारा फर्स्ट न्यूज़ कवरेज है दिस इज अबाउट द फ्लिप साइड ऑफ एंटागोनिज्म। मैंने बस इमेज को रखा है यहाँ पे, जो बाकी की न्यूज़ थी मेरे को लग रहा था एक्स्ट्रा है तो वो आई हैव केप्ट इट आउटसाइड। ओके, तो बेसिक चीज़ है, इस आर्टिकल से हम कुछ चीज़ें डिराइव कर सकते हैं। तो पहले ये बता दूँ, तो पहले हमें ये थोड़ा एक्सप्लेन करने में हेल्प कर सकता है अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दूसरी चीज़, हमें कुछ प्री रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है एंड आई वुड लाइक टू एलैबोरेट दिस मोर सब्सिक्वेंटली। ठीक है, तो उसको मैं करूँगा। ओके, अब बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट हुई थी जिसको एक जर्नल में डाला गया। तो उसमें ये जो फ्रूट फ्लाई है आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फ्रूट फ्लाई, इसको एक नीडल के साथ एक बैक्टीरिया पैथोजन के साथ इन्फेक्ट किया गया, ज़्यूडोमोनास एंटोमोफिलिया। ठीक है, तो अब आपको ये नाम मिल गए, साइंटिफिक नेम्स इनके। अब ये क्या होते हैं ये प्रीलिम्स में आ सकता है। अब एक चीज़ ध्यान दे दीजिए कि जो ज़्यूडोमोनास लिखा है, ये जो चीज़ है ये इंडिकेट करता है कि ये बैक्टीरिया है। तो ये होता है ना कि बैक्टीरिया है, वायरस है, किस तरह का पैथोजन है वो आप इससे गेस कर सकते हैं। ओके, तो फ्रूट फ्लाई को पैथोजन के साथ इन्फेक्ट किया गया। ठीक है, तो पैथोजन के साथ इन्फेक्ट किया गया तो उससे क्या हो रहा है, क्या पर्पस था। तो उन्होंने एक चीज़ बोल रहे हैं कि हमारी जो जैसे कि ये दुनिया होती है, ठीक है, हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें देर आर ऑलवेज पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्ट, जैसे कि ये फ्लाई और पैथोजन है। तो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। पैथोजन जब फ्लाई के ऊपर आ रहा है तो फ्लाई लड़ाई कर रहा है कि सर्वाइव करने के लिए। हम भी जब बीमार होते हैं कोविड वगैरह से, हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम ठीक हो सके। ठीक है, एंड इन दैट प्रोसेस अगर ये फ्रूट फ्लाई जैसे बच जाता है, इट लिव्स, देन इन दैट केस पैथोजन मर गया, है ना। और अगर पैथोजन ये मर गया, ये फ्रूट फ्लाई मर गया या हम मर जाते हैं किसी बीमारी से, तो पैथोजन सर्वाइव कर जाता है। और वो सर्वाइव करके जो बेस्ट वाला है वो सर्वाइव कर जाएगा और जो नहीं है वो मर जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट वाला जो है बेस्ट वाला वो और रिप्रोड्यूस करेगा और ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स चलती रहती है। सो देयर इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, इसी तरह से जो लाइफ, जो स्पीशीज है जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा था, वो सर्वाइव कर जाता है और ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो फिटेस्ट है, या बिकॉज ऑफ दिस एंटागोनिस्ट वाला जो रिलेशनशिप है, देयर इज द फिटेस्ट ऑफ द द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से जो हम लोग है या कोविड है या कोई भी चीज़ है, तो उसमें हम लोग एक इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम डेवलप करते रहते हैं। ठीक है, एंड लाइक वाइज जो पैथोजन भी है वो अपने आप को इवॉल्व करता रहता है सेम टाइम पे। ठीक है, दैट इज़ वाई जो हम म्यूटेशंस देखते रहते हैं वो इसी का एक तरह का एक रिफ्लेक्शन है। ओके, तो ये हमारा हो गया, ये अब कहीं भी एप्लीकेबल आप कर सकते हो। अब मैं आपको बता रहा था कि फ्रूट फ्लाई जो है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है और ये जो बीमारी का नाम है, पैथोजन का नाम है, ये आप प्लीज इसको ध्यान दे दीजिए। नाउ व्हाट आई विल से इज, मेरे को जो चीज़ आ रही थी कि ये फ्रूट फ्लाई करता क्या है, क्यूरियोसिटी हुई। तो फ्रूट फ्लाई फ्रूट्स खाएगा, ठीक है, फ्रूट्स को डिस्ट्रॉय करेगा। मतलब अब क्या ये इंडिया में प्रॉब्लम है? नेचुरली इंडिया में प्रॉब्लम है, तो इंडियन फार्मर्स को नुकसान भी होता है इससे, हमारी कितनी प्लांटेशंस वगैरह है। सो देन आई वेंट इनटू दिस। तो ये मेरे को एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट मिला, तो उसमें बता रखा था कि एक बैक्ट्रोसीरा डोर्सालिस है। ठीक है, तो उसका ये चार्ट बना रखा था कि वो मैंगो और गुआवा को अटैक कर रहा है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको टेबल में क्यों डाला है यहाँ पे? मतलब इसकी प्रोपेंसिटी ऑफ किलिंग, उसको अटैक करता है जो ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ है, इस पे फोकस है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आपको याद होना चाहिए कि बैक्ट्रोसीरा डोर्सालिस इज विच अमंग्स द फॉलोइंग, ऐसे करके। ठीक है, तो ये एक फ्रूट फ्लाई है। ठीक है, ये इनका ब्रेकअप यहाँ दे रखा है, हमें इतना कोई काम का है नहीं यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए?
एक सिंपल तरीका है पेस्टिसाइड डाल दीजिए, पर पेस्टिसाइड के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। आप पेस्टिसाइड विल अल्टीमेटली आप जो वो फ्रूट्स वगैरह है उसमें से जाके आपके अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज इट इज एंटरिंग इनटू द फूड चेन एंड वी विल हैव बैड इफेक्ट्स। इट इज अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, इट इज अफेक्टिंग अदर स्पीशीज ऑल्सो, जिनको हम टारगेट नहीं कर रहे थे, जो बेनिफिशियल स्पीशीज है। तो इसके चलते आजकल एक अप्रोच चल रही है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है जो बेसिक बात ये करता है कि हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी चाहिए टुवर्ड्स पेस्ट मैनेजमेंट। हम इसका मतलब है कि पेस्टिसाइड के अलावा भी और भी तरीके होते हैं, जैसे कि फिजिकल ट्रैप हो सकता है, या ऐसी कोई बेनिफिशियल इंसेक्ट्स या ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो फ्रूट फ्लाई को खाते हो, ठीक है। तो हमें वो मैकेनिज्म यूज करना चाहिए एंड ओनली एज अ लास्ट केस रिसोर्ट कि हम पेस्टिसाइड को यूज करें। तो ये अप्रोच को इनकलकेट करने की जरूरत है। तो ये मेरे को मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगता है कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसके लिए क्या मेजर्स लिए गए हैं, इन लाइंस पे एक आ सकती है चीज। ये भी इंपॉर्टेंट है पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइमा फेसी नहीं लगता पर ये इंपॉर्टेंट है। ट्रीज ऑन फॉरेस्ट एजेस में ग्रो फास्टर देन दोज इनसाइड, ठीक है। जो फॉरेस्ट के एज में जो ट्री होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ओके, चलो इसी पे आ जाते हैं। तो पहले एक वाली बात कर लेते हैं, ट्रीज ऑन फॉरेस्ट एजेस का क्या मतलब है। मान लीजिए फॉरेस्ट है, ठीक है, तो अंदर जो जितना फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं उतनी डेंसिटी बढ़ जाती है पेड़ों की, और जो एज पे है वहाँ पे मतलब धूप भी नहीं मिलेगी ना इनको, पर जो एज पे है उनको अच्छी धूप मिलती है, उनको रिसोर्स कंपटीशन कम है, तो वो जल्दी ग्रो करते हैं, ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं, बिकॉज उनके पास वो कंपटीशन नहीं है फॉर रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये एक बेसिक यहाँ पे बात है। पर इससे चलते हैं, इससे और ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर, तो इसको हम पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे एक और एक चीज़ ये बात कर रहा है कि जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, ये आर्टिकल बात कर रहा है जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं उनकी एबिलिटी ऑफ कैप्चरिंग कार्बन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। फोटोसिंथेसिस में यही होता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेता है, वो सब होके आपको खाना देता है, ठीक है। वो अपना बायोमास जनरेट करता है, ये सारा कार्बन स्टोर किया हुआ है, ये लीव्स में कार्बन स्टोर किया हुआ है। सो इट इज हैपनिंग बाय मींस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो इफेक्टिवनेस है ऑफ सिक्वेस्ट्रिंग कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो बहुत इफेक्टिव है इन दीज फॉरेस्ट एरियाज, डेंस फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है। पर जब हम अर्बन फॉरेस्ट्री की बात करते हैं या प्लांटेशंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे वो सेम पेड़ भी अगर हो तो वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। तो वही बात पे ये स्टडी बात कर रही है, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के काफ़ी सारे अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स है, और ज़्यादातर वो जो उनके अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम होते हैं वो कॉम्पेंसेटरी नेचर के होते हैं। मतलब ये फॉरेस्ट था, ठीक है, ये फॉरेस्ट पहले बना हुआ था, इसके लिए ज़मीन चाहिए, तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़मीन चाहिए, मान लीजिए माइनिंग कंपनी है, तो फॉरेस्ट ले लेती है, वो कहती है ले लेंगे, इसका दुगना हम कहीं और कल्टीवेट कर देंगे, अगर नहीं कर सकते आपको पैसे दे देंगे। तो कह रहे हैं कि जब आप ऐसा कर रहे हैं, उसका कार्बन सिक्वेस्टर करने का, कैप्चर करने का जो कैपेसिटी है वो इतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो यही बात है। तो इससे क्या होगा, इससे जो मतलब ये है कि जो हम क्लाइमेट चेंज को जो टारगेट करना चाहते हैं, हम जो चाहते हैं कि हम एक कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बने बाय 2070, वो सब गोल्स भी खोखले हो जाते हैं। तो ये बेसिक यहाँ पे बात है। अब जब हम ये फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट इज एक्टिंग एज अ सिंक एरिया, मतलब जैसे पानी होता है ना, पानी सिंक में चला जाता है, तो वैसे ही कार्बन गेटिंग स्टोर्ड इन दैट एरिया, ठीक है। तो इट इज एक्टिंग एज अ सिंक एरिया। टेरेस्ट्रियल इसलिए लिखा है क्योंकि जमीन के ऊपर है, तो ये तो आपके पानी में भी होता है, तो ब्लू कार्बन कह देते हो आप उसको, ठीक है। तो वो वाली यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए हमें अपने पॉलिसीज को रिकंसिडर करने की जरूरत है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट लेके आती है। प्लीज ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या करती है, अब आप इसको रिसर्च कीजिए। इतना तो मैंने बता दिया आपको कि ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया लेके आती है। तो वो कह रही है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट रिलीज करी थी 2021 की, जो लेटेस्ट वाली है। तो इट सेड दैट नियरली 28% ऑफ द फॉरेस्ट कवर इज आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। मतलब
कि जो फॉरेस्ट एरियाज है जो रिकॉग्नाइज है उनके बाहर है 28%। तो ये इसका मतलब है कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हम बात कर रहे थे इसके बाहर है, मतलब ओपन फॉरेस्ट हो गए, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गई, प्लांटेशंस हो गए, तो उनकी बात कर रहे हैं। तो हमारे एक टेक्निकल ग्राउंड्स पे हम लोग वो एरियाज को फॉरेस्ट काउंट कर लेते हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो वो फॉरेस्ट है नहीं, ठीक है। ये इनको भी फॉरेस्ट काउंट कर लेंगे वो लोग, पर देखा जाए तो ये फॉरेस्ट है नहीं उस तरह से। तो कोई भी ज़मीन जिसकी कैनोपी डेंसिटी, कैनोपी मतलब पेड़ की जो वो कवरेज होती है कैनोपी, ठीक है, तो कैनोपी डेंसिटी इज मोर देन 10% ऑफ दैट लैंड इज काउंटिंग एज फॉरेस्ट। तो ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, फॉरेस्ट अगर आप कहीं भी देखोगे तो भरा भरा होता है पेड़ से, तो 10% वाला, पर ये टेक्निकल है, रीज़न है। तो ये भी एक अंडरमाइन करता है इंडिया की अप्रोच टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज और अफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, बाकी ये जो प्लांटेशंस होती है जिनको हम फॉरेस्ट की तरह काउंट कर लेते हैं, तो ये इतने इफेक्टिव नहीं होते एंड दे लीड टू डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, हाई सरफेस वाटर रन ऑफ, बिकॉज ये जो पेड़ वगैरह होते हैं उनके जो रूट्स वगैरह होते हैं, जब पानी का बहाव आता है, पहाड़ों में भी हो तो पानी का बहाव आता है तो वो रोक लेते हैं, पर ये इतने इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं होता क्योंकि वो रोक लेते तो पानी नीचे चले जाता, पर वो भी नहीं होता, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे हो रही है। और बाकी जो स्पीशीज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट है, जो वाइल्ड लाइफ वगैरह है, उनका हैबिटेट भी खराब होता है, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होता है। अब अफॉरेस्टेशन के लिए क्या स्कीम्स, क्या मेजर्स है, वो हमें पता होना चाहिए। तो मेरे पास ये पीआईबी था, बेसिकली ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है, मिनिस्टर का रिस्पॉन्स है एट राज्यसभा, ठीक है। तभी ये पार्लियामेंट की इफेक्टिव रेलेवेंस क्या होती है यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, तो नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम को वो मर्ज कर रहे हैं इनटू ग्रीन इंडिया मिशन। अब ग्रीन इंडिया मिशन क्या होता है? ऑब्वियसली इंडिया को ग्रीन करना। और बाय द वे हमारा जो क्लाइमेट चेंज के जो ग्लोबल वो है, हमारी कमिटमेंट्स है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के रेफरेंस में हर कंट्री को कमिटमेंट करनी थी, स्पेशली ये COP21 जब हुआ था हमारा पेरिस वाला, तो उसमें भी हमने कहा था कि हम लोग 33% ऑफ आवर एरिया विल बी अंडर फॉरेस्ट। पर आप देख लीजिए कैसे ये फ्लॉड है, ठीक है। तो वो नेचुरल फॉरेस्ट नहीं है, बस इनको भी काउंट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये है ग्रीन इंडिया मिशन। इसका काम है कि और लैंड को फॉरेस्ट में लेके आना, और जो ऑलरेडी है उनकी क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट को इम्प्रूव करना। कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जो ज़मीन फॉरेस्ट में नहीं थी, जो फॉरेस्ट में थी, तो उसके लिए जो फॉरेस्ट को डाइवर्ट किया गया फॉर एनी एक्टिविटी, घर बनाने के लिए या फिर इंडस्ट्री खोलने के लिए, तो इनके लिeu में about double the land should go into bringing new land into forest। तो compensatory afforestation नहीं कर पाते तो बोलते हैं आप पैसे दे दो, इन lieu ऑफ जितना इसका खर्चा आएगा आप उसके पैसे दे दो। तो फंड मैनेजमेंट। बाकी स्कीम्स है स्कूल नर्सरी योजना, नगर वन योजना। नगर वन मतलब अर्बन अफॉरेस्टेशन हो गया एक तरह से, नगर का मतलब होता है सिटी, ठीक है। तो अर्बन और फॉरेस्ट्री, बाय द वे अर्बन फॉरेस्ट्री ना आप ज़रा गूगल इमेजेस पे जाके देखिए, सिंगापुर के जो अंदर जो हो रहा है अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए। बाकी ग्रीन इंडिया मिशन के रेफरेंस में वी हैव फॉलन शॉर्ट बाय 30%। ये छोटी छोटी न्यूज़ है, फटाफट इसको करते हैं। डिवास्टेशन इन स्प्रिंग, तो ये पहले जो डायनासोर वगैरह होते थे, ये कह रहे हैं कि एक मीट्रॉइड आया था, तो जो आसमान से जो चीज़ पत्थर वत्थर गिरते हैं उनको मीट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं कि इसका नाम है चिक्सुलब मीट्रॉइड, ठीक है। उससे सारा ये विनाश हो गया था यहाँ पे, और ये स्प्रिंग में है होगा, हमें कुछ मतलब है नहीं इससे, वैसे ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। टाइम डायलेशन क्लॉक्ड, ये एक फिनोमेना है, ये दिस वाज प्रेडिक्टेड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो बेसिकली टाइम डायलेशन ये कहता है, आप ज़रा सोचिए घड़ी है, ठीक है, आप ये दिखा रही है 3 बजे, तो अगर आप बहुत तेज़ी से इसकी तरफ जा रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट की तरफ उस पर जा रहे हैं या फिर उससे दूर जा रहे हैं, आपको तो लगेगा ना कि टाइम सेम है, पर आप तो तेज़ मूव कर रहे हो। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक इमेजिनेशन थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे को पता है, आपको दिख रहा है कि वो नहीं है, पर हमें पता है कि टाइम तो चेंज हो रहा है।
तो इट गिव्स अ रिफ्लेक्शन कि टाइम डायलेट हो गया है या द टाइम स्ट्रेचेस, ठीक है, स्लो हो गया है, वो आपको एक फीलिंग आती है उससे, ठीक है। तो ये इनका रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम कि खिंच गया है, धीरे हो गया है, धीमा हो गया है। स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम इंटरवल्स व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड्स और पासिंग नियर इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड्स, ठीक है। तो ये इनका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे टाइम डायलेशन का। राइजिंग सी लेवल्स वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हुई थी, जिसकी वजह से ये बढ़ा है, ठीक है। तो उसके बाद से ये स्पीड इसकी और बढ़ गई है। और यहाँ पे है कि बेसिक सी चीज़ है, दिमाग में ना पूरे बॉडी में हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन ट्रांसमिटिंग ऑफ मैसेजेस। हमको दर्द होती है, हमको सेंसेशन होता है, हमको फील होता है, सब अल्टीमेटली न्यूरॉन से होता है। तो ये कुछ बता रहा था कि अगर आप स्पीच वो सिर्फ वॉइस सुन रहे हो या फिर आप सिर्फ म्यूज़िक है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, तो आपको कोई सिग्नल्स वहाँ पे नहीं दिखते। बट जैसे ही देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीच और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, ठीक है, वॉइस एंड म्यूज़िक होता है, तब आपके न्यूरॉन्स में लाइट अप हो जाते हैं और ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जो होते हैं वो लाइट अप हो जाते हैं, ठीक है। अब ये भी आपको थोड़ा सा पता लग गया, ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है कुछ चीज़ जो ऑब्वियसली ऑडिट, वॉल्यूम, ऑडियो, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है। और ये हमें पता लगता है बाय इमेजिंग टेक्निक नोन एज इलेक्ट्रोकॉर्टिकोग्राफी। तो बेसिकली इलेक्ट्रोड वगैरह लगा देते हैं, उससे उनको पता लग जाता है। हाँ जी, फ्रंट पेज पे आ गए, फ्रंट पेज एंड ऑनवर्ड्स। डिस्टर्ब्ड इंडिया अब्सटेन्स फ्रॉम वोट अगेंस्ट रशिया एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हाँ जी, एक एनालिसिस में मैंने बताया था आपको कि ये जब होगा तो हम बात करेंगे कि यूएनएससी की रेलेवेंस क्या है, ठीक है। तो रेलेवेंस पे एक चीज़ बनी हुई है, थीम। हाँ जी, तो देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन रीजन क्या था इंडिया का? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इट इज़ अ बॉडी वेयर देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 टेम्पररी मेंबर्स, इंडिया बिंग अ टेम्पररी मेंबर्स। और इसका टास्क है कि जो वर्ल्ड में है पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी बना रहे एंड वी डू नॉट एंटर इनटू दिस वर्ल्ड लाइक दैट ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है। तो एक डिप्लोमेटिक फोरम यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो इंडिया ने ऑब्वियसली, इंडिया के रिलेशंस रशिया के साथ अच्छे हैं एंड दैट वुड हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहाना ढूंढ रहे थे कि वो वोट ना करे इस पे, ठीक है। या तो वो वोट कर सकते थे यूएनएस रशिया के अगेंस्ट, या वो नहीं करते, या उन्होंने किया ही नहीं वोट, बैठे ही नहीं वहां पे। क्यों? वो बोल रहे हैं, उन्होंने जो रीजन दिया यहाँ पे, सीधा तो बोल नहीं सकते क्या रीजन है, तो उन्होंने रीजन दिया कि जो यूएस है और जो बाकी जो यूएस और एक और कंट्री ने इसको लेके आए थे, तो इस यूएनएससी रेजोल्यूशन को अगेंस्ट रशिया, तो वो बहुत स्ट्रांग था एंड इट इन्वोक्ड चैप्टर 7 जो ऑथराइज करता है यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट रशियन ट्रूप्स इन यूक्रेन। तो इंडिया कह रहा था कि हम चाहते हैं कि डिप्लोमेसी का सहारा लिया जाए, पर जैसे ही आपने एक ऐसा स्टैंस ले लिया यूएनएससी ने कि यूज ऑफ फोर्स हो सके, तो आपने डिप्लोमेसी के ऑप्शंस को शन कर दिया, आपने बंद कर दिया। तो इसीलिए हम इसको साइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए इन्होंने वोट करने से अब्सटेन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ यहाँ पे है। बाकी हाँ, इंडिया का जो लैंग्वेज है ऑन दिस इशू इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग। इट इज़ नॉट वेरी ट्रेडिशनल कि बहुत सॉफ्ट है, न्यूट्रल सी है, स्ट्रॉन्ग है, वेरी असर्टिव है। हाँ जी, तो अब क्या होगा? अभी ये हो रहा है कि यूएस से बोल रहा है कि देखो, हम तो ये रशिया कैसे रशिया तो वीटो करता ही करता, ठीक है, तो इसको हम ओवर रूल कराएंगे। तो दे हैव गॉन टू यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, कहते हैं हम इसको यूएनजीए में लेके जाएंगे और वहां पे वोट कराएंगे। सो यूएनएससी डिसीजन कैन बी ओवर रूल्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो यूएन जनरल असेंबली इज बेसिकली द मेन बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जहाँ पे सब लोग, सारी कंट्रीज होती है, सब मेंबरशिप होती है, प्रोवाइडेड 2/3 से वो लोग वोट करें यहाँ पे, ठीक है, 2/3 से इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करें। तो ये प्रोविजन आ रहा है यूएन रेजोल्यूशन 377 से, विच इज ऑल्सो नोन एज द यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। वो कहती है कि कभी ऐसा हो जाए कि यूएनएससी डिसीजन ना ले पाए, पॉलिसी स्टेलमेंट हो जाए, ठीक है, तो उस केस में ये प्रोविजन यूज किया जा सकता है, यूनाइटेड फॉर पीस रेजोल्यूशन। सो दिस हैज बीन यूज्ड 10 times so far, most notably in 1956 to resolve the Suez Canal crisis.
ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो जाती है। बाकी वो पीएम को स्पीक्स टू ज़ेलेंस्की, दे आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड विद इंडिया स्टैंड्स, ये सब बातें यहाँ पे है। बाकी हाँ, ये इंडियंस को लेके आया जा रहा है, सो दिस इज वाया द ऑपरेशन गंगा। ठीक है, आप सब न्यूज़ में आजकल देख ही रहे हैं, वो प्लेन्स वेन्स की बातें हो रही है। तो इंडिया हैज़ बीन एबल टू नेगोशिएट विद रशिया एंड यूक्रेन कि हमें एक सेफ पैसेज प्रोवाइड कर दिया जाए। गवर्नमेंट ट्वीक्स FDI पॉलिसी अहेड ऑफ LIC पब्लिक ऑफर। तो एक तो हम देख सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट, और दूसरी बात है पब्लिक ऑफर। हाँ जी, तो सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट पे आते हैं। तो इस बजट में बताया गया था कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है, इट इज़ एट 6.9% ऑफ GDP, और गवर्नमेंट ने बोला था कि हम इसको 6.4% कर देंगे। कैसे करेंगे? एस्टिमेटेड तो 6.9 आ रहा था, कहते हैं हम LIC के कुछ हमारी जो ओनरशिप है उसको हम बेच देंगे, उधर से जो मनी आएगा उससे हम अपना फिस्कल डेफिसिट को 6.4 तक ले आएंगे। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट। It is fiscal deficit is the meaning that government is spending more money than it is receiving. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है देन द रेवेन्यू, वो होता ही है, पर ये थोड़ा और ज़्यादा लेवल पे हो रहा है बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। और इसको रेगुलेट करता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया। तो अब ये क्या देख रहे हैं हम लोग? डिसइन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है? डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हुआ कि LIC में जो ओनरशिप है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सेंटर ने जो उनकी 5% का जो स्टेक है, मतलब उनके पास मान लो 100% स्टेक है, तो उसमें से 5% वो बेच रहे हैं। और बेच के क्या कर रहे हैं? कैपिटल रेस कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कैपिटल रेस करके अब जो मर्जी करे उससे इंफ्रा बनाए, उससे सोशल वेलफेयर में खत्म करे, अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करे, जो भी करे। आइडियली ऐसा होना चाहिए कि यही हमारी प्रॉब्लम है कि हमें कैपिटल फॉर्मेशन पे फोकस करना चाहिए रादर देन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब हम उससे एसेट्स बनाए, क्योंकि ये हमारा एसेट है, एसेट निकाल के हमें और एसेट बनाने चाहिए रादर देन यूजिंग इट ऑन रेवेन्यू साइड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब सैलरीज और जो रूटीन एक्सपेंसेस है उसकी जगह पे, क्योंकि हम एसेट नहीं बना रहे एट द एंड ऑफ द डे, तो हमारी जो एक तरह से नेशनल वेल्थ को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली यहाँ पे हमारे पास। बाकी हमारे पास ये दिख रहा है कि अब इसको ईज करने के लिए ये जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ताकि और कैपिटल आराम से आ जाए, तो FDI का जो नॉर्म्स है उसको ईज कर दिया गया है। और वो कह रहे हैं कि 20% तक FDIs LIC में अपना स्टेक खरीद सकती है। तो पहले बैंक्स के लिए तो बना दिया था उन्होंने, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, पर उन्होंने अभी तक इंश्योरेंस या बाकी ऐसी एजेंसीज के बारे में चुप थे, तो उसी के लाइंस पे इन्होंने यहाँ पे कर दिया। तो आपको पता लग गया कि 100% नहीं है विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इट इज 20%। ठीक है, तो ये है ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट पे है, मतलब किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड LIC इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, दैट इज इट वाज क्रिएटेड बाय एन सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। Government should undertake independent third party structural audit। बेसिकली ये जो हरियाणा की न्यूज़ है, पर हर स्टेट में सैडली दिस थिंग मस्ट बी टेकिंग प्लेस, राइट। और ये मेरे को एक डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट दिख जाता है। तो बात यह है कि कुछ बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई थी हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, मेन सिटी। ठीक है, तो ये आपको चिंटल्स पैराडीसो इन सेक्टर 109, तो कुछ मल्टीपल फ्लैट्स एट कोलैप्स्ड। तो यहाँ पे इसी के रेफरेंस में ये हमारे जो हरियाणा के फॉर्मर चीफ टाउन प्लानर है उनका इंटरव्यू है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एक रेगुलेटरी इश्यूज क्या है, रेगुलेशंस करने के लिए कि ऐसे चीज़ें ना हो। दूसरी बात, प्रॉब्लम्स क्या है, कॉजेस क्या है इसके। एंड लेट मी ऐड वन मोर डायमेंशन टू दिस, व्हाट अबाउट अर्थक्वेक टेकिंग प्लेस। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है, वहाँ पे हमारी पुरानी बिल्डिंग्स पुरानी हो गई है, तो उसको क्या करना चाहिए स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, तो ये एक थीम हो जाती है। अब मैं बोलूँ कि आप एक केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एक ऑफिसर है और यू कम अक्रॉस अ सिनेरियो वेयर देयर इज लॉट ऑफ बिल्डिंग्स आर कोलैप्सिंग, पीपल आर इन अ स्टेज ऑफ ड्रामेटाइज करके कि दे आर इन अ सेंस ऑफ फेयर, what policy measures you have come across that there are some corrupt activities also taking place. In light of this, what policy measures do you advocate, do you recommend to the state government? You being a senior officer, the state has
given you this responsibility of framing a policy. What measures would you suggest to the government? तो इस लाइन्स पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है फॉर केस स्टडी GS4, ऐसे ही आते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये आपकी थीम हो सकती है, तो आप इस पे काम कर सकते हैं। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो देयर इज पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें खराब हुई है। अब इस केस में बता रहे हैं कि जो रेगुलेशन ऐसा है कि जो भी बिल्डर होता है उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। ऑब्वियसली लाइसेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट से आपने, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो गवर्नमेंट आपको टेस्ट करती है कि आप चला सकते हैं नहीं चला सकते, वैसे ही बिल्डिंग के लिए आपके पास चीज़ें हैं, रिसोर्सेज है, वो सब टेस्ट करके आपको लाइसेंस देते हैं। ठीक है, तो ये होता है। बाकी ऐसे ही इंजीनियर्स के लिए भी लाइसेंसिंग वगैरह होती है, तो उनका काम है कि वो कंस्ट्रक्शन ठीक से करे, उसका डिज़ाइन को स्क्रूटनाइज करे, वो सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ये दे तो देती है पर खुद सुपरवाइज नहीं करती। ठीक है, तो खुद इसको सुपरवाइज नहीं कर रही है, बट हाँ कंप्लेंट्स पे एक्ट कर देगी। पर यहाँ पे आर्टिकल बताते हैं कि कंप्लेंट्स पे भी एक्ट नहीं कर रही थी। अब ये बिल्डिंग्स बनती है जो स्टेट्स के इंडिपेंडेंट बिल्डिंग कोड्स है या नॉर्म्स है, रूल्स है, उसके हिसाब से बनती है। ठीक है, आप हरियाणा का तमिलनाडु कर दीजिए, आप विच एवर स्टेट यू आर इन, यू आप पंजाब बिल्डिंग कोड कर दीजिए, कुछ भी हो सकता है। एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, आप देखिए कौन सी मिनिस्ट्री करती है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन ही होगा। अच्छा, तो वो अप्रूव्ड प्लान्स और स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ही होना चाहिए। पर ये बिकॉज ऑफ दिस ग्रीड ऑफ डेवलपर्स एंड करप्ट नेक्सस, अनहोली नेक्सस बिटवीन द ब्यूरोक्रेसी और ये ऑफिशियल्स एंड दिस थिंग, ये इसकी क्वालिटी अंडरमाइन हो जाती है। अच्छा, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। तो इस केस में क्या करना चाहिए हमें? स्ट्रक्चर बिल्डिंगें तो बन गई है, अब क्या कर सकते हैं इसमें? हाँ, आगे चल के हम इसको रिफॉर्मेटिव मेजर्स ले सकते हैं। ठीक है, रिफॉर्मेटिव, पर वो लॉन्ग टर्म है। अभी जो बिल्डिंग्स बनी है उनका क्या होगा, ये वाला एक एस्पेक्ट भी आपको सोचना चाहिए। तो हमें थर्ड पार्टी स्ट्रक्चरल ऑडिट्स कराने चाहिए, स्पेशली ऑफ ओल्डर बिल्डिंग्स, कि भाई वो वायबल है, सेफ है, नहीं है। अब अगर मैं अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो उन एरियाज पे प्रायोरिटाइज करने चाहिए जो जिनकी सेस्मिक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सेस्मिक जोन्स के हिसाब से पे या हज़ार्ड जोन मैपिंग हमें करनी चाहिए। उन एरियाज में हमें स्ट्रक्चरल ऑडिट पे काम करना चाहिए। जो बिल्डिंग्स ठीक नहीं है या तो रेट्रोफिटिंग करके उसको स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, मतलब एड ऑन स्ट्रक्चर्स कुछ बनाते कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, वहाँ पे पिलर्स वगैरह लगा के, या फिर इन द लॉन्ग रन हम लोग उसको सोचे कि भाई ये तो सस्टेनेबल नहीं है, आप शिफ्ट होइए, रिलोकेट होइए। ठीक है, तो यही तो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। तो इन पे हमें काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और ये बता रहे हैं कि जो जनता है उनको थोड़ी ये सब पता होता है, वो तो भरोसा करती है कि गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया है, सब कुछ तो ठीक ही होगा। ठीक है, तो ये भी एक एथिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात देखी जा सकती है। तो हमें इसको ठीक करने की ज़रूरत है। मल्टीनेशन एयर एक्सरसाइज कैंसिल्ड। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कोबरा वॉरियर। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। तो हमारी ना इंडिया और यूके के साथ एक्सरसाइज होती है, एयर एक्सरसाइज विच इज़ नोन एज इंद्रधनुष। तो इस बार ने बोला यार क्या बार बार एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, एक दो कंट्री के लिए इतनी एफर्ट करेंगे। हमारी तो ऑलरेडी एक एक्सरसाइज होती है कोबरा वॉरियर। ठीक है, तो जिसमें बहुत सारी कंट्रीज एक साथ होती है, तो हम उसी में कर देते हैं, निपटाते हैं इसको, क्या करना है। तो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज हो रही है, जिसमें नाटो कंट्रीज होती है, बेल्जियम, यूके, यूएस अलॉन्ग विद स्वीडन एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो इस कोबरा वॉरियर में इस बार इंडिया ने पार्टिसिपेट करना था इंद्रधनुष की जगह में। तो और कौन से प्लेन्स होने थे? तेजस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कोबरा वॉरियर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी कंट्रीज होती है इसमें, ये सब। तो इसमें बता रहे हैं कि ये जो आपका तेजस का 5 तेजस प्लेन जाने थे, वो C-17 में डी इंडक्ट एंड इंडक्ट होने थे। मेरा समझना ये है कि वो प्लेन्स इसमें से जाते हैं यहाँ पे प्लेन और वहाँ से उसको निकालते। ठीक है, तो ये है C-17 ग्लोब मास्टर, ये हम यूएस से ले रहे हैं। इट इज़ क्रिएटेड बाय कंपनी नोन एज मैकडॉनल्ड डगलस। ठीक है, तो ये है इस प्लेन को बनाते हैं। आप देख लीजिए कार्गो कैपेसिटी ज़्यादा है। बाकी हम ये प्लेन और भी ले रहे हैं बिकॉज इट विल हेल्प अस। हमारा जो इंफ्रा अच्छा नहीं है चाइना के बॉर्डर के साथ में, ये माउंटेनियस टेरेन है, तो फॉर फास्टर मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स, हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, उसमें भी ये हेल्प करेंगे। जुडिशरी नीड्स मोर हाई कोर्ट जजेस, नॉट जस्ट मनी। और यहाँ पे मैं जुडिशियल रिफॉर्म से बात करना चाहूँगा और आई एलैबोरेट दिस इवन मोर। ठीक है, ज़रूरी है।
अब आपसे अगर सोचा जाए जुडिशरी के बारे में अगर चीज़ आती है तो क्या आ सकती है? वन इज पेंडेंसी ऑफ केसेस, राइट? तो जुडिशियल पेंडेंसी है हमारे पास एक इशू। मैं बोलता हूँ जुडिशियल परफॉर्मेंस इज ऑल्सो एन इशू, तो मैं इसको कर देता हूँ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में आपकी पेंडेंसी आ गई, आपकी करप्ट प्रैक्टिसेस के भी स्कोप होती है, जैसे कि ये बोलते हैं हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं, आरटीआई नहीं चाहिए, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाती है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड देन इवन अर्लियर सर्टेन जजेस लाइक मेडिकल काउंसिल्स ऑफ इंडिया एक्ट, मेडिकल काउंसिल्स के जो रिफॉर्म के लिए था वहाँ पे भी करप्शन के केसेस निकले थे। तो अकाउंटेबिलिटी, डिलेज क्यों हो रहे हैं, तो ये एक पेंडेंसी आ जाती है, एक अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। देन आई ऐड वन मोर थिंग अबाउट द 3 A's बेसिकली, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। एक्चुअली ऐसे होना चाहिए, अवेलेबिलिटी के बाद एक्सेसिबिलिटी फिर अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। स्पेशली इंक्लूसिव जस्टिस सिस्टम में ऐसे बोल देते थे इसको, इंक्लूसिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई कोई भी जाके अपना जस्टिस सीख कर सके, किसी को प्रॉब्लम आती है वो कर सके इसको, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसपे आपको सोचना चाहिए। तो यहाँ पे ये गए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कोई समिट था वहाँ पे बोले, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट इवन मीट द बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स। कौन आएगा हमारे टूटे फूटे से स्ट्रक्चरों के अंदर, बाकी कंट्रीज में देखो इतना अच्छा होता है। तो यही में इसको बात करते हैं कि हमारे जुडिशियल में प्रॉब्लम्स क्या है। तो हाई पेंडेंसी ऑफ केसेस, ठीक है, कितने केसेस है, कितने आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, हाई कोर्ट के लेवल पे आपको इसका आइडिया होना चाहिए। दूसरी बात है यू नीड मोर जजेस। आप बोलो कि भाई, आप मान लो क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो और बोल रहे हैं कि वी नीड मोर जजेस, पर कितने जजेस चाहिए आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कितने जजेस, ठीक है। ऐसे तो बोलो यार मेरे को इतने चाहिए, मेरे को वो चाहिए, इससे नहीं। लॉ कमीशन ने बोला है, लॉ कमीशन की 120th रिपोर्ट या यूएन की किसी एजेंसी ने 120th का है मेरे पास, तो वी नीड टू हैव 50 जजेस पर, आई थिंक पर मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है, 50 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन। और अभी हमारे पास है 19.66, उस टाइम पे 10 जजेस थे, ठीक है। तो हमें इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है, स्पेशली एट द लोअर लेवल। सुप्रीम कोर्ट में ठीक ठाक रहता है, हाई कोर्ट्स में कम हो जाता है, सबऑर्डिनेट में और बुरा हाल है, ठीक है। तो हमें उसको ठीक करने की ज़रूरत है, यहाँ पे उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अब आप इसको और थोड़ा आगे ले सकते हैं कि भाई जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए कोई चीज़ आई थी, फिर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के बारे में बात हो रहा है, तो इसको और थोड़ा और आगे आगे जितना जाना चाहो कर सकते हो। अच्छा, तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। पैसा कितना चाहिए ये मेरे पास फैक्ट नहीं है, बट ऑब्वियसली फॉर एवरीथिंग वी नीड मनी। देन इंफ्रा में क्या आएगा भाई? इंफ्रा में बिल्डिंग्स और पंखे तो नहीं आएंगे, और भी चीज़ें होंगी इसमें, है ना। तो इसमें हो सकता है कि डिजिटल इंफ्रा की बात करें कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम कैसे लिवरेज कर सकते हैं। इस रेफरेंस में हमारे पास ई कोर्ट्स मिशन है। ई कोर्ट्स मतलब कि डिजिटलाइज करते हैं जो कोर्ट का जो सारा काम होता है, पेपर वर्क को कम कर दें, यहाँ पे रिफॉर्म्ड केस मैनेजमेंट हो जाए, रिकॉर्ड मैनेजमेंट हो जाए, ठीक है, फाइलिंग वगैरह कैसे हो रहा है वो सब डिजिटल फॉर्मेट में हो जाए, तो इससे परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। फिर एक बात है कि नेशनल जुडिशियल ग्रिड क्रिएट करने की ज़रूरत है। फिर ये बोल रहे थे कि हमारे पास ना ऑफिशियल्स नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज़ वाले हैं, तो जुडिशरी के अंदर भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर होना चाहिए। जैसे IAS IPS होते हैं, वैसे ही इसके लिए भी एक स्पेसिफिक कैडर होना चाहिए फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके चलते नीति आयोग ने बोला कि भाई एक ना जुडिशियल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी होना चाहिए। नीति आयोग तो इंडेक्स पे इंडेक्स बनाई जा रही है, तो जुडिशियल परफॉर्मेंस इंडेक्स होना चाहिए, तो जो नीति आयोग ने रेकमेंड किया। और क्या करेगा कि भाई हाई कोर्ट में ये क्या आप कर रहे हो, ठीक से पेंडेंसी हो रही है आपकी, पुलिस होती नहीं है, कभी ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, आपने कितने ये रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, तो वो सब को मेजर करने के लिए उनके मापदंड क्रिएट करेगी जुडिशियल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो हाई कोर्ट एंड इट्स सुपरविजन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विल बी डन बाय दिस एजेंसी, राइट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं। Now, I told you I'll tell you more about this foundation course, and I'll tell you very simple from my own experience, right? Maybe it's one of the flaws with the coaching industry, हम थोड़ा फंस गए। तो बेसिक यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है कि आप जाते हो कोचिंग लेने, आप बोलते हैं कि हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, क्लासेस देखते हो तो एग्जाम में जाते हो तो उसके हिसाब से क्वेश्चंस नहीं आते। मैंने बहुत बार देखा है जब कोचिंग्स के बाहर खड़े होते हैं, यार ये हमारे जैसे फंस गए, क्योंकि वो आता ही नहीं है उस तरह से।
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको पता लगता है कि आपको टेस्ट सीरीज खरीदनी थी, प्रीलिम्स के लिए अलग होती है, फिर मेंस जब आप आंसर लिखते हो तो आपको मार्क्स क्यों नहीं आए, क्योंकि आपने वो ब्रॉड बेस्ड आंसर नहीं लिख के आपको एसेस करना चाहिए था, फिर उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, अगर सब कुछ इसी स्टेज में, क्लास के स्टेज में अगर इंटीग्रेट हो जाता, आपका जो टाइम लग रहा है प्रिपरेशन का, आप जो इतना शायद जॉब छोड़ के बैठे हो या फिर आप जॉब के साथ भी काम करो, इट वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आप इसी को वहीं पे इंटीग्रेट करते थे, जब आप पॉलिटी के आर्टिकल 14 या 15 पढ़ा रहे हैं और उसको आप एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट या बाकी किसी चीज़ के साथ ऐड कर दो सुप्रीम कोर्ट के, तो आपका काम उतना ईजी हो जाता है। आपकी मोटिवेशन भी थोड़ी हाई रहती है, जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट्स निकलते रहते हैं मोटिवेशन भी खराब होती है, और एंड योर प्रोपेंसिटी टू स्पेंड मनी वो भी कम हो जाती है, बिकॉज आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ना पेरेंट्स को या किसी को बोलोगे कैसे भाई तुम तो इतने कर चुके हो। तो इट इज, ये जो एक अप्रोच मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि पहली बात तो ये लाइव क्लासेस है आज के ज़माने में, जहाँ सब रिकॉर्डेड चल रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड शायद वैसे कुछ बेनिफिट्स है, बट देन यू आर नॉट एबल टू इंटरैक्ट विद द फैकल्टी। अब कोई किसी जोन में है, कोई किसी जोन के अंदर है, तो यहाँ पे यू गेट दिस बेनिफिट। मैं यूट्यूब की क्लास में भी देख लेता हूँ कि कोई बोलता है मैं स्टेज के प्रिपरेशन में, मैं उस स्टेज में, मैं क्या करूँ यार, मेरे को क्या पता। But when it is a recorded live class, you can do that in a better way. That interaction is there. The personalized mentorship is there. Right? So in that case, you get this holistic package and it will be really helpful for your preparation. And your content stage में ही इसको डाल दिया गया है, as it is stated, I think number of times. ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं. It is designed by faculties who have recently cleared the mains. ठीक है, तो एक interview stage तक पहुंचे हैं and consistently they have been working on this line. ठीक है, so that guidance will really help you. That guidance actually plays very important role alongside the content. तो ये आपको एक holistic एक approach मिल जाती है and that will be really helpful for your preparation. Right then, so this is it from my side. Thank you for streaming in to Prep IAS and please do like the video. ठीक है, like, share, subscribe कर दीजिएगा. तो yeah, that's it. Bye bye. Take care. All the best.